मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अपना चल रहा था लेसन 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। आज अपन बात करेंगे इस क्लास में जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। जल अवशोषण की क्रियाविधि कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। बेटा एक वैज्ञानिक हैं क्रेमर, क्या नाम है, क्रेमर, और जो क्रेमर है इसके अनुसार जो पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बेटा निष्क्रिय जल अवशोषण। क्या होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और दूसरा होता है बेटा सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। दो प्रकार का है, एक तो है निष्क्रिय जल अवशोषण और एक होता है बेटा सक्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। देखो जो निष्क्रिय जल अवशोषण पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा एक तो बताया सक्रिय और एक बताया मैंने निष्क्रिय। सामान्य भाषा में समझो, जो निष्क्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन होता है या निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और जो सक्रिय जल अवशोषण होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो देखो बेटा जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसमें किसमें? निष्क्रिय जल अवशोषण में जो अवशोषण के जो कारक होते हैं, अवशोषण के जो कारक हैं, क्या है? अवशोषण के जो कारक हैं वो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर, वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर। और आपको पता है जो वाष्पोत्सर्जन है वो कहां से होता है? पर्णों से होता है, वायु वाहक से होता है, प्रहरों से होता है। अर्थात कहां पर उपस्थित होते हैं? अवशोषण के जो कारक हैं वो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ या पर्ण पृष्ठ पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसमें जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं, जो जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो बेटा केवल और जो केवल किसका कार्य करती हैं? मार्ग का। जड़ की जो कोशिकाएं हैं मार्ग का क्या करती हैं बेटा? कार्य करती हैं। ठीक है, अवशोषण के कारक इस पर होते हैं, वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर होते हैं, है ना। और जो जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो बेटा किसका कार्य करती हैं? किसका कार्य करती है? मार्ग का कार्य करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अब सुनो, इस अवशोषण के लिए जो आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति होती है ना, आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है, कोई अवशोषण के लिए बल की तो आवश्यकता होती है, और आवश्यक जो बलों की जो उत्पत्ति है वो बेटा किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ के द्वारा होती है। आवश्यक जो बलों की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ के द्वारा होती है। और जो जड़ होती है इसकी जो भूमिका है बेटा बिल्कुल नगण्य होती है। जो भूमिका है इसकी कैसी होती है? गौण होती है। कैसी होती है? आवश्यक वाष्पोत्सर्जी या अवशोषण के लिए जो आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ के द्वारा होती है, लेकिन जो जड़ की जो भूमिका है वो बेटा क्या होती है? गौण होती है। देखो, जो निष्क्रिय जल अवशोषण है वो पादपों में सर्वाधिक होता है। क्या होता है? अर्थात पादप जितना भी जल अवशोषित करते हैं, जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसका बेटा 96 से 98% जल अवशोषण कौन सा? कितना परसेंट बेटा? 96 से 98% पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण विधि के द्वारा होता है। अब डिटेल से समझिए आप कि इसमें वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ कैसे बल उत्पन्न करती है, जड़ की कोशिकाएं कैसे मार्ग का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं प्रारूपिक। मान लिया ये तना है, ठीक है बेटा, ये इसका भूमिगत भाग है, यहाँ पर इसमें ये मूल है, ये इसमें मूल रोम है, ओके। और ये आपका तना है और यहाँ पर मान लिया ये कोई पर्ण है बेटा। क्या है ये? पर्ण। सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। देखो क्या होता है गर्मियों में या दूसरे मौसम में बेटा जब तापमान में वृद्धि होती है तो पादप अपने तापमान को बनाए रखने के लिए एक क्रिया करते हैं जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अपने तापमान को पादप अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? क्रिया करते हैं जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात वाष्प के रूप में क्या होती है? जल की हानि होती है। तो बेटा वाष्पोत्सर्जन को अपन एक आवश्यक बुराई भी कहते हैं, नेसेसरी इविल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? यदि वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया तो पादप में बहुत अधिक जल की हानि हो जाती है। अर्थात पादप स्थायी रूप से क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यदि मान लिया वातावरण का तापमान अधिक है और वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो बेटा क्या होगा? जो पादप शरीर है उसका तापमान बढ़ेगा और पादप शरीर का तापमान बढ़ने से जो उसमें होने वाली उपापचय क्रिया है वो स्थायी रूप से क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। अब उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो पादप की क्या हो सकती है बेटा? क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। अब सुनो, इस आपको पता है कि जो पादप है, ठीक है ना, पादप का जो सबसे कोमल भाग होता है वो कलिका पर्ण होती हैं या पादप के हरे भाग होते हैं और जल भी उनमें सर्वाधिक होता है। अब इसमें से जो जल है वो वाष्प के रूप में जाएगा। क्या जाएगा बेटा? वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाती है? जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जल की कमी से एक ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है या एक क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप में क्या होता है? एक खिंचाव या एक ऋणात्मक एक तनाव उत्पन्न होता है जो ऋणात्मक होता है। उस खिंचाव के कारण देखो बेटा अंदर आपको पता है क्या होता है? जल स्तंभ होता है, जाइलम होता है। क्या होता है बेटा? जाइलम, ठीक है ना।
और जाइलम बेटा किसका कार्य करता है? जल स्तंभ का क्या करता है? कार्य करता है। अब सुनो, जब ऊपर से, ठीक है बेटा, नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। आपको पता है ये है मृदाजल, क्या है? ये मृदाजल है। अब मृदाजल किसमें प्रवेश करता है? उस खिंचाव के कारण मूल रोम में। मूल रोम से बेटा किसमें आ गया? मूल में आ गया। मूल से बेटा किसमें? जाइलम में। और जाइलम में जल स्तंभ के द्वारा वो जो जल होता है वो कहां पहुंचता है? पादप के पर्णों में या आवश्यकता वाले भागों में जल क्या होता है? पहुंचता है। अर्थात जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। इस प्रकार के अवशोषण को अपन क्या कहते हैं बेटा? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अवशोषण के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ठीक। जो दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं। देखो, इसके पक्ष में अनेक प्रमाण भी दिए गए है ना, और इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। यदि पादपों में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल अवशोषण भी क्या होता है? अधिक होता है। कम वाष्पोत्सर्जन के समय कम जल अवशोषण, अधिक वाष्पोत्सर्जन के समय बेटा क्या होता है? अधिक जल अवशोषण होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है बेटा, निष्क्रिय जल अवशोषण किसे कहते हैं? जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती हैं और अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ के द्वारा होती है, और जो जड़ों की जो भूमिका है वो गौण होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण क्यों होता है? एक ऋणात्मक खिंचाव के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ में जल की कमी होती है, जिससे नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे कि आपने ड्रॉपर देखा है कभी? ऐसा होता है बेटा ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है। देखो, आप इसको पुश करते हो, ठीक है ना, और फिर इसे नीचे पानी में डालते हो और फिर पुश करने के बाद इसको छोड़ देते हो, तो जल क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ड्रॉपर में आ जाता है। उसी सिद्धांत पर क्या है? निष्क्रिय जल अवशोषण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैं ऐसे मिटा रहा हूं। बिना निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा लगभग 96 से 98% क्या होता है बेटा? जल अवशोषण होता है। अब सुनो, दूसरी बात करते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा था? सक्रिय जल अवशोषण। क्या था बेटा? सक्रिय जल अवशोषण। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बेटा ये जस्ट उसका उल्टा है। किसका? निष्क्रिय जल अवशोषण का लगभग ये क्या है? उल्टा है। ये कैसे उल्टा है बेटा? देखो, जो सक्रिय जल अवशोषण है इसमें जल अवशोषण के जो कारक हैं ना, जल अवशोषण के जो कारक हैं, बताओ वहां पर किसमें थे? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ में। कहां पर थे? लेकिन सक्रिय जल अवशोषण में जो जल अवशोषण के कारक हैं वो किसमें होते हैं बेटा? जड़ में होते हैं, रूट में होते हैं। किसमें होते हैं? जड़ में होते हैं, रूट में होते हैं। अर्थात जो जड़ों की कोशिकाएं हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं हैं
कुछ सक्रिय रूप से जड़ों की जो कोशिका है वो सक्रिय रूप से अवशोषण में क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। ठीक है बेटा, जल अवशोषण के कारक कहां पर हैं? रूट में। जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से अवशोषण में क्या होती हैं, भाग लेती हैं। और आवश्यक बलों की, अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल हैं, अवशोषण के लिए आवश्यक जो बल हैं, आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है, बताओ कहाँ होगी बेटा ना? उत्पत्ति किसमें होती है? रूट में होती है, मूल में होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ में होती थी, लेकिन सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति है वो जड़ में होती है, रूट में होती है। किसमें होती है? रूट में होती है। और इसी विधि के द्वारा कुल जल अवशोषण का लगभग 2 से 4% जल अवशोषण, 2 से 4% जो जल अवशोषण है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? सक्रिय विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सक्रिय विधि के द्वारा होता है। देखो बेटा, अब इसको डिटेल से समझते हैं। आपको मैंने बताया जल अवशोषण के कारक किसमें उपस्थित हैं? जड़ में उपस्थित हैं। किसमें? जड़ में उपस्थित हैं। लो बेटा, जो जड़ है उसमें आपको पता है जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। और जाइलम में जल स्तंभ बनता है। क्या बनता है? जल स्तंभ। और जल स्तंभ में एक धनात्मक बल, जल स्तंभ में वहां पर तो क्या उत्पन्न हुआ था बेटा? ऋणात्मक बल। लेकिन सक्रिय जल अवशोषण में धनात्मक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धनात्मक बल उत्पन्न होता है। इस धनात्मक बल को अपन मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल दाब, रूट प्रेशर कहते हैं। धनात्मक बल को मूल दाब, रूट प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मूल दाब कहा जाता है। जैसे मूल दाब, जैसे ओपी हो सकता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है। और इस मूल दाब के कारण ही जो मूल होती है वो मृदा से मृदा जल का क्या करती है बेटा? अवशोषण करती है। कहां पर लाती है? जल स्तंभ में लाती है। जाइलम के द्वारा वो पादप के आवश्यकता वाले भागों में जल का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? अब बेटा देखो, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किसके रूप में? जैविक ऊर्जा मुद्रा क्या है? बायोलॉजिकल करेंसी, एनर्जी, बायोलॉजिकल करेंसी एटीपी है बेटा। अब ये जो एटीपी है वो कहां से उत्पन्न होती है बेटा? ये जो एटीपी है वो मूल की श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा, इसकी मूल की कौन सी जो कोशिकाएं क्या करती हैं? शोषण करती हैं। मूल की श्वसनशील कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है? एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा के कारण ही जो जल होता है वो क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। क्या होता है? इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया।
बेटा अब बात करते हैं अपन जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक वे कारक कौन से हैं जो सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण को पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, मृदा जल उपलब्धता। मृदा जल उपलब्धता। ठीक बेटा, कौन सी बात है, अगर मृदा में जल होगा, अगर किसमें बेटा, सॉइल में सॉइल वाटर होगा, क्या होगा, सॉइल वाटर होगा, अधिक होगा तो अधिक जल अवशोषण। अगर ये अधिक है तो बेटा जल अवशोषण, जल अवशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, और यदि मृदा में मृदा जल कम है तो जल अवशोषण की दर भी बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, देखो, अर्थात जो जल अवशोषण है वो मृदा जल उपलब्धता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो पौधों की जो मृदा जल धारिता है, क्या है बेटा, पौधों की मृदा जल धारिता, जिसे अपन क्षेत्र क्षमता भी कहते हैं, मृदा जल धारिता है ना, जिसे अपन फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, और एक टर्म है बेटा, सॉरी, और स्थायी मिलानी गुणांक। पौधों की मृदा जल धारिता, फील्ड कैपेसिटी और स्थायी मिलानी गुणांक के बीच के स्तर का जल, बीच के स्तर का जल पादपों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं, उपलब्ध जल कहते हैं। और पादप हमेशा अवेलेबल वाटर को क्या करते हैं बेटा, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि ये मृदा जल धारिता क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है। देखो बेटा, जो जल है, बरसात होती है, क्या होती है, जो बरसात होती है, कुछ जल तो बहकर चला जाता है, ठीक है बेटा, और कुछ जल गुरुत्वीय बल के कारण गहरा चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है ना, जो बह गया वो पादपों के लिए काम का नहीं, ठीक, तो मृदा के काम का। जो बहुत गहरा चला गया, गुरुत्वीय बल बहुत गहरा चला गया, वो भी बेटा किसके काम का नहीं होता, पादपों के काम का नहीं होता। इसको छोड़कर, ठीक है ना, तो शेष बचा जो जल है, जो कि कैपिलरी वाटर के रूप में हो सकता है, आर्द्रता ग्राही जल हो सकता है, जो कैपिलरी वाटर है, केशिका जल है, वो पादपों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। किसके लिए उपलब्ध होता है, पादपों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। जिस जल को मृदा धारण करती है, अब किस जल को ग्रहण नहीं करती, धारण नहीं करती, एक तो वाहित जल को जो बह गया, और एक बेटा गुरुत्व जल को, गुरुत्व जल और वाहित जल को छोड़कर जो शेष जल है उसे मृदा क्या करती है, धारण करती है, और यही धारण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है।
अब बात करते हैं स्थायी मिलानी गुणांक क्या है ना, परमानेंट बिल्टिंग कोएफिशिएंट। स्थायी मिलानी गुणांक क्या है? देखो बेटा, स्थायी मिलानी गुणांक से तात्पर्य है कि मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां, किसकी? मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधों की जो पत्तियां हैं प्रथम बार स्थायी मुरझान या मिलानी क्या करें? प्रदर्शित करें, तो उसे क्या कहते हैं अपन? स्थायी मिलानी गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक। अब दूसरे की बात करें, दूसरा कारक कौन सा है जो जल अवशोषण को प्रभावित करता है? बेटा एक तो हो गया मृदा जल उपलब्धता, दूसरा है मृदा वातन सॉइल एरेशन। मृदा वातन सॉइल एरेशन। ठीक है बेटा, देखो मृदा वातन, मृदा में वायु की उपस्थिति, अगर मृदा में वायु उपस्थित होगी तो जल अवशोषण अधिक होगा। क्या होगा? मृदा में वायु अधिक होगी तो बेटा जल अवशोषण अधिक होगा, और यदि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होगी तो जल अवशोषण नहीं होगा, या जल अवशोषण की जो दर है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है ना। जैसे बेटा दोमट मृदा है, क्या है? दोमट मृदा है, और जो दोमट मृदा है उसमें जो जल अवशोषण होता है वो पर्याप्त होता है, अच्छी प्रकार से होता है। ठीक, दो स्थितियों की बात करें अपन, एक तो दोमट मृदा की बात करें और एक बेटा अपन तालाब की बात करें। ये तालाब है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, बीच में यहाँ पर एक टीला सा बना हुआ है और यहाँ पर एक पादप उगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो मृदा है वो जलाकांत मृदा है, जल निमग्न मृदा है। और आपको पता है बेटा, जो जल निमग्न मृदा है उसमें वायु क्या होती है? बहुत कम होती है या नगण्य होती है। अब मैं ये कहूं कि ये जो पादप है जल की कमी के कारण सूख रहा है, क्या संभव है? जल में रहते हुए भी जल की कमी के कारण सूख रहा है, बिल्कुल संभव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मृदा है, पादप बेटा मृदा जल को अवशोषित करते हैं, उस मृदा में वायु नहीं है। क्या नहीं है? वायु नहीं है। अगर वायु नहीं है तो जल नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित नहीं होता। जैसे मान लिया आपने कोई नली ली ना बेटा, एक नली ले ली आपने इस प्रकार की, ठीक है ना, और उस नली में आप यहाँ पर हाथ लगा लो और खींचो, तो बताओ क्या खींच पाओगे आप? खींच पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर रही। अगर जल में लेते हैं, किसमें? जल में लेते हैं और जल में अपन खींचते हैं तो नीचे से वायु भी आती है और बेटा क्या आता है? जल भी आता है, अर्थात उसका क्या होता है? स्थानांतरण होता है, जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। अर्थात जल अवशोषण के लिए वायु की उपस्थिति का होना अति आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल अपन खेत हैं, खेतों को क्यों जोतते हैं? खेतों को अपन जोतते हैं ना बेटा, क्यों जोतते हैं? उनकी जुताई क्यों करते हैं? मृदा वातन को बनाने के लिए, अर्थात मृदा कणों में, मृदा में किसको? वायु को प्रवेश कराने के लिए उनमें क्या क्या लगाया जाता है? जोत लगाई जाती है। बिल्कुल कठोर भूमि पर क्या पादप उग सकते हैं? नहीं उग सकते। जिस वायु में, सॉरी, जिस मृदा में वायु है वहां पर पादप आसानी से क्या होते हैं बेटा? उगते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं और तीसरे कारक के बारे में, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों का। ठीक है, एक और कारक है बेटा मृदा का तापमान। तीसरा कारक है मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर, मृदा का जो तापमान है
वो जल अवशोषण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको जल अवशोषण को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अधिकतम जल अवशोषण होता है। अधिकतम जल अवशोषण होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किस तापमान पर जल अवशोषण की दर कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर, किस पर बेटा, जो जल अवशोषण है, जल अवशोषण है, कम होने लगता है। ठीक है ना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर जो जल अवशोषण है वो बेटा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो जल अवशोषण की जो दर होती है वो बेटा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, चौथा कारक है इसका, चौथा और अंतिम कारक है बेटा मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर, मृदा विलयन की सांद्रता। इधर ध्यान दो, देखो मृदा विलयन किसे कहते हैं, मृदा विलयन किसे कहते हैं, सॉइल वाटर प्लस मिनरल्स, खनिज क्या कहलाता है, सॉइल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉइल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, सॉइल वाटर जो मृदा में जो उपलब्ध जल है उसमें जो खनिज घुले हुए होते हैं वो क्या कहलाता है, सॉइल सॉल्यूशन। और सॉइल सॉल्यूशन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इसलिए उसको बेटा क्या कहते हैं अपन, जाइलम सैप भी कहते हैं, जाइलम रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम रस या जाइलम सैप भी उसे कहा जाता है। अब सुनो, देखो सॉइल वाटर तो है, अगर मिनरल्स अधिक हैं, क्या है बेटा, अगर इस सॉइल वाटर में मिनरल्स अधिक हैं तो क्या हो गया, कंसंट्रेट। और आपको पता है जो कंसंट्रेट होता है क्या होगा बेटा, जो उसका जो कंसंट्रेट सॉइल वाटर है उसकी जो अवशोषण की जो दर है वो क्या हो जाती है, तुलनात्मक रूप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया ये सॉइल वाटर अधिक है और उसमें मिनरल्स कम है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट सॉइल सॉल्यूशन होगा और उसका जो अवशोषण है वो बेटा क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। कल से अगली जो क्लास होगी वो होगी अपनी बेटा रसारोहण की, एसेंट ऑफ सेट की। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।